Good morning, students. Now, today we'll be going out through our new topics like liberation, privatization, and globalization. In the last lecture, we finished up to the technological environment. Okay, now we'll be moving forward. Now, our topic is the features of New Economic Policy 1991. This is also called as New Economic Reforms or LPG, that is liberalization, privatization, and globalization. So here, what does the meaning of liberalization we are going to understand. Now here, liberalization means freedom. Now questions arises, freedom from what? So here, liberalization refers to a system in which there were lot of restriction in the beginning. इंडिया के अंदर 1991 के पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे जो कि थे लाइसेंस के ऊपर। जैसे कि अगर आपको कुछ भी बिजनेस करना है, एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, देन लाइसेंसिंग वाज कंपलसरी, है ना। लाइसेंसिंग कैसी थी? कंपलसरी थी। कोटास रिस्ट्रिक्शन थे, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो दूसरे जगहों पे और या फिर वहाँ से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो तो कोटास थे कि एक अमाउंट के गुड्स आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद आप अलाउड नहीं था कि आप ऐसा करो। ठीक है। नाउ एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन द इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। इसके बाद भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी प्राइवेट फर्म्स की गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। सेकेंडली, अगर वो प्राइजेस सेट करना मांगते थे तो दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलते थे कि नहीं, प्राइजेस भी आपको मेरे हिसाब से रखनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट ये चाहती थी सिंपली दैट गवर्नमेंट वांटेड टू keep its price at a lesser rate and the private products prices at a higher rate। सरकार कम में बेचना चाहती थी दिखाने के लिए कि हम वेलफेयर कर रहे हैं, जबकि बाहर दूसरी कंपनियों में प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। वो कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करके आराम से कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते थे और आराम से बहुत कम कीमतों पे मार्केट में सेल कर सकते थे। बट गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन कि आप हमसे सस्ता नहीं बेचोगे, इस तरह से पॉलिसीज थी वहाँ पर। नाउ सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है? अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। नाउ लाइसेंसिंग को आज की तारीख में लिबरलाइजेशन जब से इंप्लीमेंट किया, ये 1991 के बाद की बात हो रही है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन है, ऑल दोज रिस्ट्रिक्शन विच वर देयर अर्लियर हैज़ बिन रिमूव्ड। अब ज़्यादातर चीज़ों पे लाइसेंसिंग कंपलसरी नहीं है। अब कुछ हार्मफुल गुड्स हैं जैसे कि टोबैको हो गया या फिर लिकर हो गई, ओपीएम हो गया, इस पे कंपलसरी है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। लाइक ड्रग्स एंड मेडिसिन वाला सेक्टर, अगर आप उसमें बिजनेस करना चाहते हो तो लाइसेंसिंग कंपलसरी है, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन काफ़ी कम हो चुके हैं। नाउ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब अगर आपके बिजनेस की कैपेसिटी या प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हो तो अब उस पर ऐसा नहीं बोलती सरकार कि नहीं आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। नाउ इट इज़ फ्री दैट यू कैन डिसाइड योर ओन प्रोडक्शन। अब आप अपना खुद का प्रोडक्शन सेट कर सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। तो यहाँ पर टैक्स रेट की बात हो रही है कि जो टैक्स रेट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए। ओके। नाउ लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट इन एक्सपोर्ट। अब आराम से कंपनियां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाई थी। लिबरलाइजेशन मीन्स एक्सपोर्टिंग के जो कोटाज रिस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए काफ़ी, तो अब काफ़ी ज़्यादा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पा रहा था। इजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन कैपिटल था, मतलब कि बाहर की जो कंपनियां थी, दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो वो लोग भी आ गए इंडिया के अंदर, अपनी बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया और स्टार्ट हो गए वो लोग भी अपना बिजनेस एंटरप्राइज सेट करके यहाँ पे ऑपरेट करने लग गए। नाउ फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। नाउ फ्री मूवमेंट मीन्स वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉइंट ही है। ठीक है। नाउ फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फिक्सिंग प्राइजेस की, अब गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसकी आपकी आज़ादी थी कि आप खुद प्राइजेस फिक्स करो। तो यहाँ पे सरकार अब इंटरफेयर नहीं करेगी प्राइस कीपिंग पॉलिसीज में कि हाँ कितना प्राइस आप रखोगे। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द प्राइजेस। नाउ द कंपनी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर वट एवर द कॉस्ट, कितना भी कॉस्ट उनको दिख रहा है या फिर आ रहा है कंपनी में, तो उसके हिसाब से प्राइजेस वो लोग तय कर सकते थे। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी एलपीजी की? पहली चीज़ तो ये दिखती है। देखिए 1991 में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, देयर वाज हाई फिस्कल डेफिसिट। हम काफ़ी ज़्यादा कर्जे में आ गया था हमारा देश, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन था कि हम एलपीजी कर दें, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। इट मीन सिंपली कि हम अपने इंडिया के गेट्स खोल देंगे बाहर की कंपनियों के लिए, सो दैट देयर वी आर जस्ट सिंपली वेलकमिंग देम इनटू इंडिया, सो दैट दे विल सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया। सो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इंडिया की एक तरह से ग्रोथ हो जाएगी। तो दिस वाज द पर्पस, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम जो रिवाइवल कर सके, वापस पुरानी यूनिट्स को वापस से लाइफ में ला सके, ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए एलपीजी किया गया था।
नाउ प्राइवेटाइजेशन क्या था? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि एक गवर्नमेंट कंपनी को, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देना, है ना? अभी कब होता है बेसिकली? देखिए क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी, मान लो कोई सरकारी कंपनी, जैसे कि आज हम बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ दिस गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं ना, या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट वाले, प्राइवेट यानी कि निजी वाले, जो कि प्राइवेट बिजनेसमैन से ओनर डाल, जैसे कि अंबानी हो गए, बिरलाज हो गए, ये लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज प्राइवेट। अब यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स होते हैं, ओके, जब भी कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उसके शेयर बनाए जाते हैं, तो सरकार के पास अभी शेयर है, वो ओनरशिप किसकी है? सरकार की है। अगर वो शेयर हम बेच दें किसी प्राइवेट प्लेयर को, जैसे कि हम उसको बेच दें अंबानी जी को, तो मान लीजिए अंबानी जी को हमने बेच दिया हमारे शेयर, तो वो जो कंपनी थी, जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। अब वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको प्राइवेट बिजनेसमैन को सेल कर दिया, और जो पैसा आया उससे उन्होंने क्या किया? अपनी डेवलपमेंट में लगा लिया। तो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अपनी पब्लिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी की शेयर प्राइवेट को सेल कर देना। सेकंड पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बीएफआईआर क्यों बनाया गया? देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ मिल्स ऐसी थी, लाइक आपके जावरा में भी कुछ ऐसी शुगर मिल्स हैं, या फिर कोई सी कपड़ा मिल होंगी जो कि आज बंद हो गई हैं। ओके, तो जैसे कि रतलाम में सज्जन मिल है, तो ये कुछ ऐसी मिल्स थी जिनको पॉसिबल नहीं था कि पैसा लगा लगा के गवर्नमेंट क्या करे, रिवाइव करे। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिवाइव दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो क्या करा, उसके लिए जो पॉसिबल थी, जिसमें कैपेसिटी थी कि उसके ऊपर पैसा लगा के कंपनी को वापस रीलाइफ में लाया जा सके, वापस से उसको स्टार्ट किया जा सके, तो उसको तो स्टार्ट कर दिया गया, इस बोर्ड के थ्रू फंडिंग दे दी गई। और दूसरी कंपनियां जो कि नहीं पॉसिबल था, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा घाटे में थी, लॉसेस में थी, और उसको पॉसिबल ही नहीं था कि उसमें पैसा लगा के उसको वापस एक रिवाइव किया जाए या फिर उसको वापस स्टार्ट कर लिया जाए, तो उस कंपनी का क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब उसके शेयर किसको बेच दिया? प्राइवेट कंपनी को बेच दिए। सी पॉइंट, डायल्यूशन ऑफ द स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। डायल्यूशन ऑफ द स्टेक का मतलब क्या है कि एक तरह से गवर्नमेंट अगर अपने शेयर बेच देती है, तो 51% से अगर ज़्यादा शेयर अगर आप प्राइवेट वालों को बेच देते हो, तो ओनरशिप उनके हाथ में चल जाती है ना? तो यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है। इन दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर acquires more than 51% share, then in result transfer of the ownership and management to the private sector. So गवर्नमेंट इंश्योर करती कि इतने तो उसके पास होल्डिंग रहे 51%। बट अभी भी इंडिया की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, और सरकार ने डिसाइड किया है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी इससे भी ज़्यादा करेंगे, भले ही ये चीज़ प्राइवेट के हाथ में चला जाए। 25% तक वो लोग डिसाइड कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, कि हम इतने तक रेडी हैं डाइल्यूट करने के लिए अपनी होल्डिंग्स। डाइल्यूट करना मतलब वही है ना, अपने शेयर्स को प्राइवेट को बेच देना, सेल कर देना। नाउ प्राइवेटाइजेशन, ये हो गया हमारा। आफ्टर दिस, ग्लोबलाइजेशन। द ग्लोबलाइजेशन refers to the integration of various economies of the world। सारी इकोनॉमीज यानी कि अलग अलग देशों के साथ में ट्रेड करना, उनके साथ में बातचीत करना, ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ से वहाँ का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होगा, इंडिया का पैसा वहाँ इन्वेस्ट होगा, तो ये होता है कि इंटीग्रेट करना पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को। टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट फॉलो द स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू द इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिगार्ड टू द लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इस पॉलिसी में। हम चाहते हैं कि इंडिया सफिशिएंट होगा आज़ादी के बाद, कि हम लोग हमारी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे, लाइक बैंक्स गवर्नमेंट के होंगे, सरकारी कंपनियां होंगी, और हम लोग डेवलप कर जाएंगे। बट लेटर ऑन वो देखा कि फेल हो गया ये सब, क्योंकि ये बहुत लेजी एटीट्यूड था गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वर्क के प्रति। तो वो जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और बहुत ही स्लो रेट पे इन्होंने ग्रोथ करी। तो एक और अनदर फैक्टर दिखता है वहाँ पे, क्योंकि जो प्राइवेट एंटरप्राइज आज आप देख रहे हो, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर रही है और पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करती है वापस बिजनेस में, अपनी ब्रांचेस बढ़ाती है। सरकारी कंपनी में ऐसा हो ही नहीं पाया, क्योंकि बहुत ही लेजी एटीट्यूड था वहाँ पे। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री वगैरह रहती है, तो नेता वगैरह ये लोग भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। एक रेड टेपिज्म जैसी कुछ चीज़ होती है। रेड टेपिज्म क्या होता है? जैसे कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो इनकी तानाशाही चलती है वहाँ पर, और वो लोग परमिशंस वगैरह, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले करते हैं। तो एफिशिएंट स्टाफ भी है आपका, तो इन लोगों की डिले की वजह से भी प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखती थी कि ये लेजी एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था। अब यहाँ पर जो हमने किया ग्लोबलाइजेशन के अंदर, तो बाहर की कंपनियां क्या कर रही थी, अपनी टेक्नोलॉजी एक तरह से हमने अलाउ कर दिया था कि आप आ सकते हो, तो वहाँ की कंपनियां यहाँ पर आई थी। तो एफडीआई वाज अलाउड, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होगी, कंपनी आई, इंडिया में लगाए अपना बिजनेस, इन्वेस्ट करे पैसा। उससे क्या होगा कि जब वो अपना प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जनरेट होगी। तो ये चीज़ की गई। सेकेंडली, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी वगैरह, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी हम लोग इंपोर्ट्स करने लग गए। पहले ये सब बहुत डिफिकल्ट था,
इंपोर्ट्स पे, लाइसेंसिंग पे और टैरिफ यानी कि टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन था। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो भी फॉरेन एक्सचेंज आप एक सर्टेन लिमिट तक ही कर सकते हो, तो जैसे कि आप रुपीज़ लेके डॉलर्स एक्सचेंज करने गए तो भी एक सर्टेन लिमिट तक ही अलाउड था। फिर बाद में अब उसको भी लिबरल कर दिया गया कि आप आराम से कर पाते हो। तो ये चीज़ों में कैसे चेंजेस किए, इंपोर्ट लिबरलाइज कैसे किया। गवर्नमेंट रिमूव्ड मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं यानी कि मशीनरी वगैरह, उसमें से ये जो रिस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए कि अब बाहर से आप मशीनरी अब अलाउ है, आप ला सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो बन नहीं रही थी। ठीक है, इतना एफिशिएंट कैपिटल गुड का मार्केट इंडिया में था नहीं। सेकेंडली, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा। फेमा आया और फेरा एक्ट जो पुराना वाला था उसको रिप्लेस कर दिया। उसमें जो भी ड्रॉबैक्स थे इस नए फेमा एक्ट में रिमूव कर दिए गए, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन वगैरह, ये जो चीज पॉलिसीज थी उसको सब चेंज कर दिया गया। आफ्टर दिस, रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, मतलब कि ये पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे ऐसे गुड्स, जो कि बहुत टाइप के गुड्स देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो वहां पर ऐसे कुछ गुड्स रहते हैं जैसे कि जो कि अननेसेसरी है या फिर कुछ ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, जैसे कि गोल्ड। इंडिया में भी प्रोडक्शन हो सकता है बट यहाँ पे कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे इंडिया गोल्ड को बहुत बाहर से इंपोर्ट करता है। तो हम ये नहीं चाहते कि आप इंपोर्ट ज्यादा करो, इससे बिल बनता है, हमारा डॉलर्स का बिल बनता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की सिचुएशन खराब होती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हो, इसी साल पढ़ेंगे हम उसको भी, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। बट आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो टैरिफ स्ट्रक्चर था उसको सही किया। फिर यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी मीन्स जो कि आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर कुछ टैक्सेस लिए जाते हैं, तो उसको हटा दिया गया ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए। सेकेंडली, इंपोर्ट ड्यूटी, जो इंपोर्ट करते हो उस पर भी कम ड्यूटी लगा दी गई ताकि आप आराम से इंपोर्ट भी कर सको। तो यहाँ पर ये था इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा तेजी से बढ़ने लग गया, क्योंकि हम बाहर के गुड्स तो डिमांड करते ही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर चालू हो गई इंडिया में। अब यहाँ पर एज अ रिजल्ट, ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन बैरियर फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस, होल वर्ल्ड बिजनेस बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब यहाँ पे एक जनरल बात कह दी गई है, यहीं तक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस वो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम अलग अलग इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट हो गए और हम एक ग्लोबल विलेज बन गए, मतलब एक हब जैसा बन गए कि आप आराम से एक होकर एक दूसरे के साथ में ट्रेड करो और अपने अपने देशों को डेवलपमेंट की तरफ ले जाओ। ओके, क्योंकि देखो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक देश दूसरे के ऊपर, देखो हर हर देश के पास में इनफ रिसोर्सेस नहीं है, दिस इज द ट्रुथ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे रिसोर्सेस दूसरों से खरीद सकते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास हम दूसरों को देते हैं, है ना। जैसे कि यूएसए के पास मैन फोर्स कम है, ठीक है, लेबर फोर्स कम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बना बना के उनके लिए काम कर रहे हैं, तो हम हमारी सर्विसेज उनको दे रहे हैं। सेम वे में अगर आप बात करोगे कि क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल हम किससे ले रहे हैं, हमारे पास उतना नहीं है, रिसोर्सेज कम है, तो हम किससे ले रहे हैं, हम जो ईस्टर्न कंट्रीज है लाइक कुवैत, ईरान, इराक, इनसे कोशिश करते हैं कि वहां से हमारे पास क्या आ जाए, ओपेक कंट्री से, कि हमारे पास में क्रूड ऑयल आ जाए। तो हम इस तरह से इंटरडिपेंडेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस, इफेक्ट ऑफ लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तब ये एलपीजी का इफेक्ट बिजनेस पे क्या पड़ा। सबसे पहले इफेक्ट क्या पड़ा, सबसे पहले इफेक्ट पड़ा इंक्रीजिंग कंपटीशन। इंक्रीजिंग कंपटीशन, आफ्टर न्यू पॉलिसी इंडियन कंपनीज हैड टू फेस ऑल राउंड कंपटीशन, व्हिच मींस कंपटीशन फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स, कंपटीशन फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज, द कंपनी व्हिच कुड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड व्हिच आर having large number of resources could only survive and face the competition। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे ही एलपीजी हुआ तो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ गई। अब इंडिया में आके इन्होंने कंपटीशन बढ़ा दिया, जैसे कि पहले सिर्फ मारुति इंडिया में थी जो कि ऑटोमोबाइल एक कंपनी थी, और दो एक कंपनी और थी, बाकी इसके अलावा जो बाहर की कंपनी आई, जैसे आप देखते हो आज होंडा है, हुंडई है, और भी बात की बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, बहुत सारी कार की कंपनी जंप कर चुकी है इंडियन मार्केट में, तो एक टफ कंपटीशन दे दिया। अब वहाँ पे जो स्ट्रांग थी वही सर्वाइव कर पाई, और जो कि स्ट्रांग नहीं थी वो बंद हो गई। ओके, इस तरह से यहाँ पर हो गया। आफ्टर दिस, एग्जाम्पल भी देख लो, उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन का दिया हुआ यहाँ पर, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पहले किसका राज चलता था, एक तरह से गवर्नमेंट कंपनियों की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी जब से प्राइवेट आया तो गवर्नमेंट इनएफिशिएंट थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो वो तो गई गई, प्राइवेट को भी नुकसान हुआ है ना, प्राइवेट कंपनीज को भी नुकसान हुआ, क्योंकि टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। तो जो स्ट्रांग है वही सर्वाइव करेगा, वीकर कंपनी आर बीन एलिमिनेटेड। ओके, नो आफ्टर दिस, मोर डिमांडिंग कस्टमर। सबसे सिंपल पॉइंट,
ये आप भी जानते हो, प्राइवेट टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज देयर वर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट। पहले के टाइम में क्या था, बहुत इंडस्ट्रीज और ये सब बहुत कम हुआ करती, तो हमारी डिमांड भी कम थी, सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब जैसे ही आज की तारीख में आप देखते हो तो मोबाइल फोन खरीदने जाते हो तो आज क्या हो गया कि आप बहुत अलग अलग तरह के फीचर्स वगैरह कंपैरिजन करते हो। आप कम पैसे में कंपनियां कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा फीचर आपको प्रोवाइड कर पाए इन केस ऑफ मोबाइल, और हर कंपनी यही कर रही है आजकल, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वॉज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। पहले क्या होता था, मार्केट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, पहले सोचते थे लोग कि हम बनाएंगे फिर बेच देंगे, क्योंकि लोगों को तो चाहिए सी हम कितना भी बना के बेचें, दैट इज आर लुकआउट। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, नाउ प्रोड्यूसर बिकम की पर्सन इन द मार्केट। But after new economic policy, many more businessmen joined the production line, and various foreign companies also established their production units in India. अब क्या, वो बाहर की कंपनियों ने भी यहाँ पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब इनको क्या करना पड़ रहा है, एज अ रिजल्ट देयर वाज सरप्लस ऑफ द प्रोडक्शन इन एवरी सेक्टर। अब आपको कारें ऐसा नहीं कि सिर्फ मारुति मिल रही है, अब आपको प्रोडक्शन का सरप्लस मिलता है। सरप्लस मतलब कि ज्यादा कारें, ज्यादा मोबाइल, हर प्रोडक्ट की वेराइटी दिखती है आजकल। सो दिस सिस्टम ऑफ शॉर्टेज ऑफ सरप्लस ब्रॉट अंडर द शिफ्ट इन द मार्केट। तो प्रोड्यूसर मार्केट टू बायर मार्केट, अब वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर मार्केट से किधर शिफ्ट हो गया, बायर मार्केट। अब ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो कि बायर को चाहिए, कस्टमर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सो मार्केट बिकम कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, एंड मेनी न्यू स्कीम्स वर मेड बाय द कंपनी टू अट्रैक्ट द कस्टमर, सिंपल। अब जो भी कंपनी आती है, आप देखोगे बहुत नए नए स्कीम्स के साथ में आती है। तो स्कीम के साथ में इसलिए आती है क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट्स बाय करो, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा टफ कंपटीशन है, तो आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। इसी की वजह से मार्केट रिसर्च वगैरह सब करनी पड़ती है कंपनी को, उस डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन तय होगा। अब उसके बाद rapidly changing technological environment. So before and prior to the new economic policy, there was a small internal competition only. But after the new economic policy, the world-class competition started, and to stand this global competition, the company need to adopt the world-class technology. To adopt and implement the world class technology, the investment in R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज टू इंक्रीज। अब जैसे इन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही, तो हर कंपनी के पास एक R&D डिपार्टमेंट रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर वो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी को लाते हैं मार्केट में, और उससे क्या होता है, आपकी सेल्स बढ़ जाती है। जैसे कि आप बात करोगे कि नई नई टेक्नोलॉजी यानी कि किस सेंस में बात करें, जैसे कि हम बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था बहुत पहले किसी टाइम में, शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज आते थे, ठीक है। उसके बाद कलर टीवी का जमाना आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चेंजेस आते रहे, एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, ओएलईडी आ गया। आज बहुत कर्व टीवी, पता नहीं कितने कितने टाइप की वेराइटीज आजकल आती है, एंड्रॉयड टीवी। तो ये चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में। और ये इनोवेशन कहाँ हो रहा होगा, ये इनोवेशन, ये नई नई चीजें कहाँ बन रही होगी, कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में इस पर रिसर्च चल रही होगी, ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में हम लॉन्च करेंगे और बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे। तो कंपनी इस तरह से अपने ऊपर ज़्यादा खर्चे कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के ऊपर। पहले इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता था ना। नाउ नेसेसिटी फॉर चेंज, बदलाव की ज़रूरत। Prior to 1991, business enterprises could follow a stable policy for a very long time of period, but after 1991, the business enterprise have to modify their policies operation from time to time. अब जैसे ही आपको पता चलता है कि चेंजेस करने पड़ेंगे, तो फिर आपको पॉलिसी में भी चेंजेस करना पड़ता है। ये पॉलिसी क्या होती है, देखो, आपको सपोर्ट करने के लिए रहती है, आपके जो प्लान्स रहते हैं ना, उसको सपोर्ट करने के लिए ही पॉलिसी को बनाया जाता है। जैसे कि कैसे बता सकते हैं आप उसको, पॉलिसीज को, जैसे कि हमारी कंपनी है, तो हमने पॉलिसी कर रखी है कि हम कोई भी नो क्रेडिट पॉलिसी, मतलब हमारी कंपनी नो क्रेडिट पे करेगी। हो सकता था हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांग है तो हम 6 महीने का क्रेडिट पे भी सेल्स कर सकते हैं, कि जो भी अपना होलसेलर रहेगा 6 महीने बाद पैसा चुकाएगा। बट अगर हमारी कंपनी की हालत खराब है, तो हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी पैसे को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक पॉलिसी डिसाइड करते थे, नो क्रेडिट पॉलिसी, कि हमको आपको कैश ही देना पड़ेगा, या फिर हाफ क्रेडिट और हाफ कैश, मतलब आपको आधा तो कैश देना ही पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए का ऑर्डर आप रखना चाहते हो, तो 50,000 आपको कैश देना पड़ेगा, और 50,000 का हम क्रेडिट देने के लिए तैयार है। तो ये पॉलिसीज में भी चेंजेस क्यों आने लग गए, क्योंकि कंपटीशन इस तरह से बढ़ गया। अगर आप क्रेडिट नहीं दोगे तो कोई दूसरा दे देगा। तो इस तरह से यहाँ पर पॉलिसी में भी चेंजेस करने लग गई कंपनियां। आफ्टर दिस, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स यानी कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय, उसको डेवलप करने की बात होती है। तो डेवलप कैसे करोगे उस एम्प्लॉय को, डेफिनेटली ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नई नई चीजें आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप उसको ट्रेन करते जाओ और डेवलप करते जाओ उसको। इससे आप ही का, कंपनी का फायदा होगा, है ना। नाउ बिफोर 1991, द इंडियन एंटरप्राइजेस वर मैनेज्ड बाय inadequately trained personnel. New market conditions require people with higher competence, skills and training. Hence, Indian companies felt the need of the developing of the human skills. तो जैसे उनको पता चला कि अब ट्रेन क्वालिफाइड, क्योंकि बाहर की कंपनी आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा हाई
टेक्नोलॉजी के ट्रेंड वर्कर्स उनके पास में, तो वो जो चीज़ आती है उसका कंपटीशन आप कैसे करोगे? तो आपको भी वहाँ से ट्रेनर्स बुला के ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी आपके एम्प्लॉयज़ की, और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आपकी कंपनी में एक ट्रेंड स्किल्ड स्टाफ रहेगा तो कंपनी को फिर फायदा होगा। तो ट्रेनिंग पे ध्यान देने लग गए। आफ्टर दिस, मार्केट ओरिएंटेशन। Now, earlier the firms were following the selling concept. Producer first and then go to the market, but now the companies follow marketing concept. अब क्या होता है, पहले मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब कि मार्केट के अनुसार चलना, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कंपनियां क्या करती थी, पहले सेलिंग कंसेप्ट फॉलो करती थी। सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है कि बस मैंने बना के रख दिया, मैं मार्केट में कभी भी सेल करूंगा मेरे हिसाब से, मैं शॉर्टेज कर दूंगा, फिर बाद में फिर लेकर आऊंगा, ज़्यादा कीमतों पे बेचूंगा उन्हीं चीज़ों को। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या होगा कि प्लानिंग प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट रिसर्च एंड नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर। अब आपको कस्टमर की नीड और वांट के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ये इसी का एक सब पॉइंट हो गया, इसको अलग से बता दिया मार्केट ओरिएंटेशन को। बट कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसी जैसी डिमांड है कस्टमर की उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। एक टीम रहती है मार्केटिंग की टीम, मार्केट रिसर्च में वो लोग जाते हैं होलसेलर से, सर्वे करते हैं मार्केट में, डेटा कलेक्ट करते हैं और कंपनी के सामने रखते हैं, मीटिंग होती है वहाँ पर, और फिर डिसाइड करते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह देके कि हमको क्या करना चाहिए, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है। तो वो चेंजेस उनको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि पहले राइस कैसे आता था, राइस अगर देखेंगे तो नॉर्मल पैकेट्स में आते थे, अब हैंडल बैग्स आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मार्केट में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि उनको कैरी करना थोड़ा इनकन्वीनियंट है, तो पैकेजिंग में ही चेंजेस कर दिया उन्होंने, है ना। तो कस्टमर को जो जो चीज़ें चाहिए उसकी कन्वीनियंस पे काम हो रहा है, कि जैसे आपको चाहिए, जैसे कि बिस्किट के पैकेट में आप देखेंगे तो आजकल ब्रिटानिया की केक्स आते हैं, तो उसमें एक ट्रे आ जाती है अंदर, आप उसको ओपन करोगे ट्रे आती है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ पैकेजिंग कंसेप्ट, कि पैकेजिंग में चेंज कर दिया क्योंकि हाइजीन दिखाता है। तो ये जो मार्केट से रिसर्च आती है कि कस्टमर्स को इस तरह से अपन देंगे तो बेनिफिट होगा उनको, तो उस तरह से वर्क कर रहे हैं। और मार्केट ओरिएंटेशन में यही होता है, मार्केट रिसर्च पे काम करो, जो चीज़ पसंद नहीं आ रही लोगों को उसको अपनी प्रोडक्शन यूनिट से हटाओ, उसका मैन्युफैक्चरिंग मत करो, पैसा उस चीज़ों पे लगाओ जो कि रियली वो लोग खरीद रहे हैं, जिसकी डिमांड है। तो इस तरह से मार्केट के अनुसार अब आपको चलना है। देन लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सरकारी कंपनियां, तो सरकारी कंपनियों में क्या होता है, बजटरी सपोर्ट होता था। बजटरी सपोर्ट होता था मतलब कि भले ही कैसे भी काम करो, 1991 के पहले जितने भी इनके बैंक्स को देख लो, आज इतना ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, लोन्स डुबा कर बैठे हुए हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं इनको सपोर्ट मिल जाता था कहीं ना कहीं बजट से। अभी भी बजट में 85,000 करोड़ रुपीज़ का सपोर्ट दे दिया गया बैंकों को। तो आप बोलोगे सर ये कुछ कंपनियों की यहाँ पे बात हो रही है, एक्चुअली पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट कर दिया जाता था बजट के थ्रू। तो अब क्या कर रहे हैं, इस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा कि अगर आप ऐसा करते हो और आपको बजट के थ्रू सपोर्ट तो मिलेगा नहीं, करेंगे क्या, सरकार क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगी, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने शेयर किसको बेच देंगे, प्राइवेट को, फिर वो कंपनी प्राइवेट हो जाएगी। जैसे कि एमपी का ये जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, किसको दे दिया, अडानी पावर्स को दे दिया, सेल आउट कर दिया गया, ठीक है। अब वो अपन जो बिजली खरीद रहे हैं यहाँ पर, ये किससे आ रही, हम महंगे यूनिट देते हैं ना, हम 2,500-3,000 के बिल भर रहे हैं। तो यहाँ पर बिजली क्या है, महंगी। आप दूसरे स्टेट्स में जाइए जहाँ पे सरकारी है, वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं देना पड़ते, हो सकता है 300 रुपये 200 रुपये बिल आता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस, कि प्राइवेट में आप चले गए तो मतलब एक तरह से आपको ज़्यादा चार्जेस लगता है, हमारा भी नुकसान है। तो यहाँ पर इनका एक पुअर परफॉर्मेंस अगर है तो उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर फिर आप बता रहे बैंकों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, 85,000 तो उनको भी प्राइवेट कर देना चाहिए। तो देखिए ऐसा है कि बैंक्स के अंदर हम देखो गवर्नमेंट वेलफेयर की भी बात करती है, पब्लिक वेलफेयर भी जरूरी है। अगर प्राइवेट को दे दिया जाएगा तो प्राइवेट क्या करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा, वो मुनाफे का सोचेगा। इसलिए एक तो बैकबोन है बैंक्स, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पूरा एक तरह से स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा ना, गरीबों को तो मिलेगा ही नहीं फिर लोन, या फिर इस तरह के जो हमारे जो एग्रीकल्चर जो किसान जिनको प्रॉब्लम है उनको कोई बांटेगा ही नहीं लोन, क्योंकि उनको देना एक गलत ही हो जाएगा उनको, कि उनको देने की क्या ज़रूरत है, तो ऑलरेडी डुबा चुके हैं पैसा। तो ये गलत हो जाएगा उनके साथ में। तो इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं बैंकिंग सिस्टम को, क्योंकि वेलफेयर भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल पॉइंट था। नाउ एक्सपोर्ट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। एक्सपोर्ट करने एक मैटर है सर्वाइवल का, मतलब क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री भी वो एक्सपोर्ट कर रही है दूसरे दूसरे देशों में, जैसे कि भारती एयरटेल हो गया, अंबानी जी की रिलायंस हो गई। तो बाहर जाके क्या कर रहे हैं वो लोग, अफ्रीका में बिजनेस है भारती एयरटेल का। और भी दूसरी हमने जगुआर को टेक ओवर किया है, जगुआर मोटर्स को, राइट, टाटा मोटर्स ने, JLR मोटर्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक टाइम था कि मतलब टाटा खुद सेल करने गया था उनको, ठीक है। आउट ऑफ द लाइन बता रहा हूँ, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपको बिजनेस करना नहीं आता तो आप इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाइए।
टाटा को ऐसा सुन के वहाँ से आना पड़ा था। वो एक्चुअली अपनी टाटा को सेल करने के लिए गए थे। आफ्टर दैट उन्होंने डिमांड समझी और कुछ ऐसी नई नई कारें बनाई टाटाज ने, जिसकी वजह से उनको एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आप देखोगे ज़्यादातर कारें टाटा की चलती हैं, ट्रक्स वगैरह, तो उनको एक काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया इनके पास। आज टाटा इतना स्ट्रांग है कि मतलब उसने जगुआर और जेएलआर कंपनी को खरीद लिया। तो दिस इज द काइंड ऑफ चेंज। ये एक्सपोर्ट से हमको फायदा मिला है ना, एक्सपोर्ट करा तो वहां पे हमने देखा कि हमको हर तरफ से एक तरह से एक एडवांटेज लेकर चले हम लोग। तो द इंडियन बिजनेसमैन वर फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन एंड द न्यू ट्रेड पॉलिसी एंड द हैज मेड द एक्सटर्नल ट्रेड वेरी लिबरल। अब नई जो पॉलिसी आई थी, इससे एक्सटर्नल ट्रेड, बाहर का ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था और ग्लोबल कंपटीशन तो फेस कर ही रहे थे। एज अ रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, मैनी इंडियन कंपनीज जॉइन द एक्सपोर्ट बिजनेस एंड गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन मैनी कंपनीज इंक्रीज their टर्नओवर बाय मोर देन डबल बाय स्टार्टिंग एक्सपोर्ट डिवीजन। अब क्या हुआ, जैसे ही पता चला तो बाहर के लिए हम थोड़े अच्छे क्वालिटी के गुड्स बनाने लग गए और उसको हम एक्सपोर्ट करने लग गए, क्योंकि हम क्यों बैठे रहे, इफ somebody is selling in India, we should also sell our goods to the other parts of the world। तो हम भी हमारे गुड्स को दूसरी जगह सेल करने लग गए, है ना। जैसे कि हमारे फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि हम यहाँ से अपने बाहर बेचते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिली हमको। तो रिलायंस कंपनी, वीडियोकॉन, आपकी एमआरएफ हो गई, सीएट टायर्स, ये सब हो गए, तो ये सब क्या बाहर आपको देखने को मिलते हैं। दिस गॉट अ ग्रेट होल्ड इन एक्सपोर्ट मार्केट। आज की तारीख में इनको एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज मिला और ये कंपनीज स्ट्रांग हो गई हैं। नाउ दिस टॉपिक मैनेजर रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टॉपिक आपके रिमूव हो चुका है, तो देयर इज नो नीड टू डू दिस टॉपिक। ओके, तो आपका चैप्टर बस यहीं तक था, ये इतना ही एंड होता है यहीं पर। तो आप इसको बस वीडियो को देखना, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।